साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं लेकर आई हूँ आवाम का संदेश। मेरा नाम है आयुष्मती कमलेश। हमारे बीच सामाजिक और राजनैतिक मामलों के विशेषज्ञ मंडल कमीशन की विचारधारा को से निकले भारत के मंडेला कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी के परम शिष्य और माननीय काशीराम और नेताजी की विचारधारा को लेकर चलने वाले शख्सियत हमारे सामने मौजूद है, जिनका मैं परिचय कराती हूँ। इनका नाम है माननीय केपी सिंह बघेल जी। तो आज ये कुछ विचार रखेंगे हमारे बीच, जो बिहार के चुनाव हुए हैं उनको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जो बिहार में चुनाव हुआ है और उसके जो परिणाम आए हैं बिहार चुनाव के, उससे कहीं ना कहीं काफ़ी आहत, काफ़ी दुख हम लोगों को है। इसलिए मुझे भी आज फिर से काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने यह लेकर आना पड़ा है। तो जानेंगे हम। कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आपने हमसे बातचीत करने की कोशिश की और आपने अपने वक्तव्य में बिहार का भी जिक्र किया। तो मैं बिहार से पहले कुछ बेसिक चीज़ों पर बात रखना चाहता हूँ और मैं अपनी बात 2 लाइनों से शुरू करता हूँ कि मुल्क हुआ आज़ाद, ख्वाब थे कैसे कैसे। मुल्क हुआ आज़ाद, ख्वाब थे कैसे कैसे, और अपनों ने ही किया बर्बाद, कहें अब कैसे कैसे। हम हजारों साल की गुलामी में जीने के बाद इस देश में तमाम क्रांतिकारियों ने इस मुल्क की मिट्टी में पैदा होकर जी आगे बढ़े और उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि उनमें कुछ जयचंद जैसे गद्दार भी शामिल रहे, जो समय समय पर उनकी उस क्रांतिकारी सरजमी को या क्रांतिकारी विचारधारा को पीछे खींचने का भी काम करते रहे। इस देश में जब यह देश 1947 में आज़ाद हुआ और 26 जनवरी सन 1950 को इस देश में एक लिखित संविधान लागू हुआ और उस संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 5000 वर्ष का जो इतिहास था, उस इतिहास को बदलने का काम किया। उसमें जितना भी कूड़ा करकट और गंदगी थी उसे अलग हटा के एक स्वच्छ, साफ, इंसानियत और मानवता जैसी विचारधारा को आगे बढ़ाकर उस एक पुस्तक का गठन किया, जिसका नाम भारतीय संविधान के नाम से हम पहचानते हैं। और बाबा साहब जब 1952 में पहला चुनाव लड़े, 1952 में चुनाव का पहला शंखनाद हुआ और वो चुनाव हारे, तो जिस शख्सियत ने पूरे जीवन देश के लिए, समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए संघर्ष किया और उसके बाद वो शख्सियत अगर चुनाव हारती है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होना लाजमी है। लेकिन बाबा साहब ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस ठेस जो मुझे जो ठेस पहुंचाई है और मेरे ही लोगों ने जो ठेस पहुंचाई है, ये मैं झेलने के काबिल हूँ। लेकिन मैंने वोट इसलिए नहीं बनवाया था, मैंने वोट का अधिकार इसलिए नहीं दिलवाया था कि तुम चंद कौड़ियों में अपना वोट बेच दोगे, चंद लालच में आके
अपना और पराये के बीच में भेद भी नहीं कर पाओगे। और एक बात और कही थी उन्होंने, चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपने लोगों की एक सभा बुलाई और उस सभा में बहुत सारे लोगों ने बाबा साहब के सामने प्रायश्चित किया। और तब उन्होंने कहा 1952 का जब पहला चुनाव बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हारे, उसके बाद उन्होंने अपने लोगों की एक सभा बुलाई और वो प्रश्न जानना चाहते थे कि आखिर हमसे क्या चूक हुई कि आप लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को वोट दिया जिसका कोई न तो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, न कोई बैकग्राउंड था, और मुझे जीवन भर संघर्ष करने के बाद मुझे हार का मुंह देखना पड़ा। तो लोग कुछ कह नहीं पाए, लेकिन उनकी जो भावनाएं थीं वो आहत थीं। और तब बाबा साहब ने कहा था कि कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, बस पुरुषार्थ एक धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, कुल मुझे खोजने आया है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब को चुनाव हराने वाले लोग उनके अपने ही थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा? निश्चित तौर पर। और जो बिहार में हुआ है वो भी यही है इसका मतलब? बिहार में भी यही हुआ है। और बिहार से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस देश में 1919 में एक जलियांवाला बाग कांड हुआ अमृतसर में जी। उसमें 20,000 लोग मारे गए थे। और बड़े मज़ेदार बात यह है कि जब इतिहास लिखा गया तो लोगों ने ये तो लिखा कि 20,000 लोग जनरल डायर ने आदेश देकर मरवा दिए, लेकिन इतिहास ये नहीं लिखा गया कि आखिर वो मारने वाले कौन लोग थे। सच्चाई ये है कि 20,000 लोग भारतीय मरने वाले थे, तो जो भी मारने वाले थे वो भी भारतीय थे। जनरल डायर सिर्फ एक अंग्रेज था जो आदेश देने वाला था। यदि यही लोग गोलियां चलाने वाले, जो अंग्रेजी सरकार की सेना में काम करने वाले, अगर हथियार डाल देते और ये कह देते कि हम भारतीयों पर गोली नहीं चलाएंगे, और तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि उनका इतिहास लिखा जाता और 20,000 लोग नहीं मारे जाते। दूसरी बात, जिस समय 20,000 लोग मारे गए थे उस समय इस देश की, इस मुल्क की पूरी आबादी लगभग 28-29 करोड़ थी, और अंग्रेज उस समय इस देश में 18,000 थे। यानी 18,000 पूरे देश में थे और 20,000 लोगों को वो एक घटना में मार देते हैं। जहाँ तक लोग इस बात का घमंड करते हैं कि हम तो बहुसंख्यक हैं, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि संख्या बल कोई मायना नहीं रखती है यदि आपके पास सत्ता नहीं है। क्योंकि आज आप देख रहे हो सत्ता के सभी चाटुकार बने बैठे हैं, चाहे कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे मीडिया हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे प्रशासन, सारे के सारे लोग उनका पानी भर रहे हैं। इसलिए आप लोग चंद टुकड़ों में बिकते हुए और अपने जो कीमती वोट है उसे बर्बाद कर रहे हो, और आने वाली पीढ़ियां आपको गालियां देंगी, और ये देश उस हालत में जा रहा है। मुझे तो कष्ट होता है कि आज देश की ये हालत हो गई है कि धीरे धीरे हम लोग जो आज़ादी की पूर्व स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो समय नज़दीक आने वाला है। मैं ये कहना चाहूँगी, आज़ादी की ओर जैसे हम आज़ाद हुए, उसके बाद बाबा साहब ने जब चुनाव लड़ा तो उनको चुनाव हराने के लिए तैयार किया गया था, उन्हीं के यहाँ जो था उसको, और उसी ने जो है उनको चुनाव हराने का काम किया।
तो अपने ही लोगों ने कहीं ना कहीं उनको धोखा दिया। बाबा साहब ने कहा हर जगह। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग समाज में अच्छा काम करना चाहते हैं या समाज का भला चाहते हैं, उन्हीं लोगों को जनता क्यों स्वीकार नहीं कर रही है। और जो लोग समाज का भला नहीं चाहते, जिन्हें ABCD नहीं पता किसी के बारे में, ऐसे लोग चुनाव जीत करके आ जाते हैं, ऐसे लोग MLA MP बन जाते हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्यों जनता नहीं जाग पा रही है, क्यों नहीं समझ पा रही है कि हमारी भलाई किस में है, या अच्छे लोगों को क्यों नकार देती है जनता? पैसों के लालच है या कुछ और है, ये थोड़ा सा स्पष्ट करें माननी जी। देखिए, पुरानी कहावत है कि हम किसी को अपने पक्ष में करने के लिए साम दाम दंड भेद, जो 4 नीतियाँ का वर्णन किया गया है। तो साम का मतलब होता है समझाना, उसे समझाएंगे। दाम का मतलब लालच देंगे। दंड का मतलब उसे दंड देंगे, और फिर भी नहीं मानेगा तो उसे ख़त्म कर देंगे, अलग कर देंगे, यानी कि उसको उस मुख्य धारा से अलग कर देंगे। और यही काम हो रहा है। जहाँ तक बिहार चुनाव का प्रश्न है, तो मैं देख रहा हूँ कि इस देश में एक बहुत बड़ा गैंग है। सामाजिक संगठन मैं तो नहीं कहूँगा, मैं गिरोह कहूँगा, गैंग कहूँगा, जिसका नाम है RSS। ये गिरोह 6 महीना पहले से जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ लग जाता है, और डोर टू डोर, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, ब्लॉक-ब्लॉक, विधानसभा, जिलों-जिलों में ये अपना डेंगू की तरह, महामारी की तरह पैर फैला लेते हैं, और उन लोगों के दिमाग पूरी तरह हाईजैक कर लेते हैं, और उन्हें छोटे मोटे लालच देकर, जैसा कि बिहार चुनाव में हुआ। बिहार चुनाव में मैं ये चीज़ देखता हूँ, मैं 3 चीज़ों का विश्लेषण करता हूँ। लोग कहते हैं कि बिहार चुनाव में प्रचंड NDA की जीत हुई है, रिकॉर्ड तोड़ और ऐतिहासिक जीत भी कह सकते हो, लेकिन उसमें 3 चीज़ों को मैं शामिल कर रहा हूँ। नंबर 1, बिहार में SIR लागू हुआ। SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। जो वोटर लिस्ट है उसका जो पुनरीक्षण के नाम पर SC, BC और माइनॉरिटी के वोट बड़े पैमाने पर काटे गए। बिहार में लगभग 68 से 70 लाख वोट काटे गए, जिनका प्रतिशत लगभग 10% बैठता है। और 10% वोट काट देना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। नंबर 2, उन्होंने चुनाव से पहले 1.25 या 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार राशि को भेजा। और बिहार एक ऐसा राज्य है आज भी जो बहुत गरीब राज्य है, जहाँ की इनकम प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, और ज़्यादातर लोग बाहर जो संपन्न राज्य हैं उनमें मजदूरी करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए बाहर रहते हैं। और दीपावली और छठ पर्व होने के कारण वो अपने अपने गांव लौटे, और हालांकि वो लौट जाते, इतना इंतजार नहीं करते 10 दिन का, 15 दिन का, लेकिन ये RSS ने ये रिपोर्ट दी कि इनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए, ताकि ये जो 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में जितना पैसा कमाते हैं उतना पैसा इनके खाते में पहुंच जाएगा, तो हम लोग इन्हें आसानी से वहां रोक सकते हैं, और फिर ये लोग हमारे पक्ष में मतदान कर सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी आपसे, आप एक RSS संगठन जो काम कर रहा है उस पर आरोप लगा रहे हैं बहुत बड़ा। क्या आपके बहुजनों के तो बहुत सारे संगठन हैं, उनका तो एक ही संगठन है, वो 6 महीने से काम करता है, तो आपके संगठन क्यों सोए हुए, वो क्यों नहीं काम करना चाहते? जहाँ तक पैसों का सवाल है, चलो पैसे उन्होंने बांटे, वो तो जीतने के लिए सब काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों सोए हुए हैं, आप क्यों नहीं जाग रहे हैं? आपके तो बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं समाज में जा करके काम करते, समाज को क्यों नहीं बताते कि पैसे लेकर के अपना वोट मत बेचो, क्योंकि ये जो वोट देने का अधिकार है हमें बहुत मुश्किलों से मिला है, पहले ऐसा नहीं था। आज तुम राजा अपनी इच्छा से चुन सकते हो।
तो ये चीज़ें कौन समझाएगा जाके, कौन बताएगा, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, वे लोग पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक हैं और हम लोग समाजवादी व्यवस्था के पोषक हैं, लेकिन सच्चाई कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। वो लोग पूंजीवादी हैं, ये बात बिल्कुल 100% सच है, लेकिन वो आपस में अपने लोगों में समाजवाद अपनाते हैं और हमारे लोग जो समाजवाद की बात करते हैं या समाजवादी हैं या इस विचारधारा के लोग हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हैं या अम्बेडकरवादी हैं, वो लोग पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लेते हैं। व्यवस्था का एक्सचेंज मुझे लगता है। और जहाँ तक सवाल संगठनों का है, हमारे संगठनों में ईगो बहुत है, उनके लोगों में ईगो नहीं है। वो लोग धरातल पर काम करते हैं, उनकी कोई इच्छाएं नहीं है, वो अपनी विचारधारा पर काम करते हैं। लेकिन हमारे लोग विचारधारा को तो रखते हैं, विचारधारा को मानते हैं, लेकिन जितना काम करना चाहिए उतना काम धरातल पर नहीं करते हैं। बोलते बहुत हैं लेकिन धरातल पर नहीं करते हैं। ये आज भी मुझे देखने को मिला है। और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उस गिरोह के, जो मैंने अभी पूर्व आपसे ये बात कही आरएसएस की, तो उसका एक बहुत बड़ा सरगना, बहुत बड़ा उसका कमांडर कहूँ, सरगना कहूँ या क्या कहूँ, जो हिंदू राष्ट्र का ठेका लिए हुए घूम रहा है, जिसका जो एक बहुत बड़ी यात्रा निकाल रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री। और उसमें में पाया गया है कि 90% से 95% ये ओबीसी के गुलाम लोग उसके साथ हिंदू राष्ट्र की जिंदाबाद जिंदाबाद लगा रहे हैं, जबकि हिंदू राष्ट्र में इनके सारे अधिकार खत्म हो गए। और फिर भी उन पर इतना भूत सवार है, इतना धर्म का भूत सवार है कि वो लोग आने वाली पीढ़ी अपने हक और अधिकार सारे भूलते हुए वो हिंदू राष्ट्र करते जा रहे हैं। और आज मुझे सूचना और मिली है, कुछ लोगों ने, चूँकि मैं कासगंज विधानसभा का रहने वाला हूँ, तो वहाँ मुझे सूचना मिली है, कुछ लोगों ने बताया है कि इस गिरोह के कुछ सदस्य जो हमारे ही लोग हैं, उनको लगाया गया है और वो लोग घर घर जा रहे हैं और धमका रहे हैं। और धमका इसलिए रहे हैं कि लोग उन्हें प्रताड़ित करें या उन पर हमला करें, तो फिर वो लोग एफआईआर करें। और इन्हें आपस में ओबीसी के लोगों को इसलिए लगाया गया है कि ओबीसी के लोग एससी ओबीसी माइनॉरिटी से भिड़ें और इनमें आपस में जुटम पैजार हो और हम फिर इनकी मदद करें और एक नैरेटिव सेट करें। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हो कि ओबीसी और एससी समाज के लोग डरे हुए हैं आरएसएस और बीजेपी से, तो उनके डर से कर रहे हैं सारे काम? नहीं, पूरी तरह तो नहीं कह सकता डर से, लेकिन उनके जो दिमाग है वो हैक कर लिया गया है और उनके दिमाग में एक वायरस डाल दिया गया है कि भाई ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मुस्लिमों की आबादी बहुत बढ़ती जा रही है और यही आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले 2050 में ये मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, हम लोगों का बहुत बुरा हाल होगा। इस तरह के वायरस उन लोगों ने इनके दिमाग में डाल दिए हैं और ये उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2027 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? जब बिहार हार चुके हैं तो अब यूपी में 27 में चुनाव आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि 27 में चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी या नहीं, या फिर से बीजेपी ही रहेगी? देखिए, आज से 3-4 महीने पहले हमारी विधानसभा में ग्राम पंचायत नवेली में कार्यक्रम हुआ, जिसके मुख्य अतिथि कानपुर के पूर्व सांसद माननीय राजा राम पाल जी थे और उस सभा में मुझे बोलने का मौका मिला और मैंने बहुत सारी बातें रखी और एसआईआर के मामले में भी मैंने कहा कि बिहार पहली प्रयोगशाला है
वहाँ से प्रयोगशाला में जो भी निकल के आएगा, इससे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि देश किस ओर जा रहा है। क्योंकि बिहार क्रांतिकारियों की धरती रही है, बहुत सारे परिवर्तन बिहार में हुए और हम लोग भी बहुत बिहार से उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन हमारी उम्मीदें जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। उस पर हमने बारीकी से अध्ययन भी किया तो वहाँ ये पाया कि बिहार में इस समय बैकवर्ड में दो नेता हैं और दोनों बराबर के नेता हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय नीतीश कुमार जी। और उनमें से एक हमारा जो ओबीसी का नेता है वो पूरी तरह बीजेपी और आरएसएस की गोद में बैठा हुआ था और इस वजह से बिहार में जो है नाकामी मिली। और अभी पूर्व मैंने 2-3 बातें बताई कि एक तो पैसे का लालच दिया गया, एसआईआर के माध्यम से वोट काटे गए और कुछ मशीनों द्वारा उन्होंने थोड़ी बहुत सेटिंग की। आपको मैं रोकना चाहूँगी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ यूपी के चुनाव में भी 27 में यही सब खेल होने वाला है, यानी साम दाम दंड भेद हर तरह से चुनाव को हैंग किया जाएगा और अपने पक्ष में लेगी बीजेपी, यही आपका कहना है? देखिए, उनका खेल पूरा होगा, वो हर चाल चलेंगे, कुछ भी नहीं चूकेंगे, क्योंकि जब शिकारी हिंसक हो जाता है और उसकी शिकार करने की आदत लग जाती है तो वो इस तरह से नहीं मानता है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, वर्तमान राजनीतिक स्थिति बिहार से कुछ अलग है। लोकसभा चुनाव जब हुए तो बिहार में भी 9 सीटें आई थी महागठबंधन की, 40 लोकसभा में 9 सीटें आई थी और 30 सीटें एनडीए की आई थी। एक निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव जीते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसके उलट रिजल्ट आया था। यहाँ पर 43 सीटें यानी 43 सीटें कांग्रेस प्लस समाजवादी पार्टी ने जीती थी। और यहाँ पर कहने को कोई कुछ भी कहे, गुलामों की संख्या पिछड़ों में बहुत है, मैं मानता हूँ, लेकिन पिछड़ों में अगर लीडरशिप किसी की है तो सिर्फ अखिलेश यादव जी की है, बाकी कोई लीडरशिप पिछड़ों में नहीं है। और जहाँ तक दलितों का सवाल है, दलितों में बहन मायावती जी हैं, हालांकि उनका वोट उनकी तरफ है, लेकिन जो वोट एकजुट होकर इन ताकतों को हराया जा सकता है उसकी आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। और ये सपा बसपा इस पर दोनों को मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि हमने तो बहुत बड़ी रैली कर ली, हमने तो सब कुछ फतेह कर लिया, क्योंकि रैली तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी बहुत बड़ी की और रिजल्ट क्या आया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो इस पे भी मंथन करना पड़ेगा। और लोकसभा के साथ साथ मैं माननीय अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम सब पिछड़ों के नेता हैं, हम लोग मानते हैं, उनको भी सही तरह जैसा कि उन्होंने लोकसभा में टिकटों का जो बंटवारा किया उससे भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि बिहार में हम हारे तो निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश में उन्हें जवाब देंगे, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। चलिए ठीक है, इसका मतलब ये है, मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब अब वो समय है बिहार के चुनाव को देखते हुए कि समाज के लोगों को, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, चाहे उनके कार्यकर्ता हों पार्टी के, या समाज में जो समाज का हित चाहने वाले हैं लोग वो हों कार्यकर्ता, तो कहीं ना कहीं उनको जागने की ज़रूरत है, समाज को बताने की ज़रूरत है। और जो इस समय एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है वहाँ वह लोग अपने वोटों को बचाएं जैसे बीजेपी करती है, तो उससे थोड़ा सा सबक लें, सीखें और उसको जो है अपने पार्टी के लोगों को, उनको जो भी पार्टियां हैं बहुजन की, तो उनको अप्लाई करने की ज़रूरत है।
यानी कि अगर अभी भी नहीं जागे, अभी भी समय है, समय रहते जाग जाओ, अभी भी नहीं जागे तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है साथियों, सभी का बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।